कि जिस दिन आप सभा करने आए हैं उस दिन बच्चों को आप उनका क्लास बंद करा रहे हैं। देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से बता रहा हूं, जितने आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं बिहार में, आप जरा देखिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मोदी जी का भाषण गुजरात में सुनिए। गुजरात में मोदी जी जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब 75 साल का गुजरात होगा तो वो कैसा दिखेगा, वहां शिक्षा कैसे होगी, वहां उद्योग कैसा होगा, वहां कृषि कैसी होगी। इसकी प्लानिंग, इसकी योजना अभी से बननी चाहिए। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बताते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भी गुजरात में बनेगा। वहां पर वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश को गुजरात देने वाला राज्य बनेगा। और जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी क्या बात करते हैं, भैया हम लोग आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया हम एक नया ट्रेन चालू कर रहे हैं ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से गुजरात आराम से जा सकें। ये देखिए कितना बड़ा आपके हमारे मुंह पर चमाटा है। और आप लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी की नई सौगात, नया वंदे भारत ट्रेन खुलेगा, ट्रेन में 2 नई बोगी लगाई जाएगी। अरे बाप रे, मतलब आप समझिए मोदी जी आपके मुंह पर कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कभी बिहार में फैक्ट्री नौकरी रोजगार नहीं करेंगे, वो जीवन भर यहाँ से ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे नौकरी करने। तो गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर, और मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन और बस दिया जाएगा और आप और हम उस पर ताली बजा रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा रेल मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आप सोचिएगा क्या घोषणा हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि अब से अनारक्षित अनरिजर्व 2 बोगी एक्स्ट्रा लगेगा ट्रेन में, और उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहार का आदमी अंतिम समय में भी लटक कर चला जाएगा। ये मोदी जी के शब्द हैं। आप बताइए हम लोग का औकात क्या है। गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, अब बिहार के आदमी को कह रहे हो कि पहले से जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 गो अनरिजर्व बोगी लगेगा। ये आपके लिए सौगात है और आप और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए 4 किलो अनाज पूरा देश में हम ही लोग को मिल रहा है। भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना चल रही है, लेकिन मोदी जी का भाषण हमको आप सुनाइए। मैं चुनौती दे रहा हूं, कभी गुजरात में मोदी जी ने अगर ये कहा हो कि तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो, लेकिन बिहार में आकर मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। कहते हैं कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। कौन जातिवाद फैला रहा है। आप कह रहे हो कि लालू यादव जातिवाद कर रहे हैं, लालू यादव अकेले कर रहे हैं। आप भी तो आकर आप जाके देखिए काराकाट में मोदी जी का भाषण क्या बता रहे। हमने डाला है फेसबुक पर कि मेरा पासवान समाज है, मेरा तेली समाज है, मेरा कुशवाहा समाज है, मेरा पंडित समाज मेरा परिवार है। अरे वाह, यही प्रधानमंत्री का काम है कि आप आकर यहाँ जातियों को बता रहे हैं कि कौन आपका परिवार है, कौन आपका रिश्तेदार है। अरे भाई बिहार ये भी तो बताओ कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा कब मिलेगी। कुछ बीजेपी का समर्थक कहता है कि शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है। अगर शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है तो मोदी जी गुजरात में जाकर क्यों ये बात कह रहे हैं कि कैसे हम लोग 5G इनेबल्ड स्कूल बना रहे हैं। गुजरात में जाकर क्यों बात कर रहे हैं कि 1 लाख वहां शिक्षक और विद्यार्थी अब ऑनलाइन अपना अटेंडेंस जमा करा रहे हैं। वहां के लिए भी तो शिक्षा राज्य सरकार की बात है। तो ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती चंपारण के लोगों की है, बिहार के लोगों की है, आपकी और हमारी है। हम लोगों ने अपना भाव इतना गिरा दिया है कि कोई नेता आता है कहता है 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम लोग उसी पर वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। मोदी जी जहां आए मोतिहारी में, उन्होंने बताया कि चीनी मिल कब चालू होगा, उन्होंने बताया कि चंपारण की दशा कब सुधरेगी, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि चंपारण में नदियों का कटाव का मामला कब ठीक होगा। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा विषय है नदियों का कटाव का। गंडक के वजह से कितने गांव, कितने पंचायत डूबे हुए हैं, हर साल डूबते हैं, बाढ़ आता है, नदियां गांव का गांव बहा कर लेकर चली जाती हैं। आप चलिए
लोग कहता है यहाँ जात का राजनीति होता है। कल रोजगार मेला का आयोजन किया है पूरे बापू सभागार में। सर, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस चुनाव पे? बेरोजगार युवा उधर आकर्षित होते हैं या फिर नहीं? मेरे भाई, आकर्षित होना नहीं होना वो बिहार के युवाओं पर छोड़ दीजिए। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है जितना कि राजनीतिक दल और आप जैसे कुछ पत्रकार समझते हैं। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार कांग्रेस के राज में बना। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये लोग पिछले 15 साल 30-35 साल में 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं, बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है, ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया और पश्चिम चंपारण से ज्यादा इस बात को कौन जानता है किस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे थे। शायद देश का एकमात्र पूरे बस का यात्रियों के साथ अपहरण की घटना अगर मुझे ठीक याद है तो इसी जिला में लौरिया के पास हुई थी। क्या उस दौर को आप वापस लाना चाहते हैं? ये रोजगार मेला और कलम बांटना, किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, तो हमने कहा भाई तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं। जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर होती है थी। अब क्यों कलम बांट रहे हैं हम आपको बता देते हैं। कोई जब आप सुनते हैं कहानी, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो सुने ना सोना का कंगन दिखाता था। उसी तरह तेजस्वी यादव जैसे लोग कलम दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि आप फंसिए। जिस दिन आपको फंसाकर सत्ता में आया तो अब उसका कैरेक्टर चरित्र नहीं बदला है, फिर आकर आपको खाएगा ही खाएगा, फिर यहाँ आकर रंगदारी अपहरण भ्रष्टाचार ही करेगा और जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। सर मेरा दो सवाल है। अच्छा ही होगा अगर जन सुराज का आदमी भी आता है, उसके भी मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जन सुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जन सुराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जन सुराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जन सुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। सर ऐसा है आप तो पहले इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि 9वां पास होने और नहीं होने की बात क्यों कही जा रही है। मैं रोज कहता हूं कि फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है और बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी समझदार हो सकते हैं। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी। हम लोग ये भी कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी समझदारी अभी नहीं डेवलप हुई है। फिर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कहते हैं 9वीं फेल की? वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थितिवश आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। यह संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बहरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के आरके पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके, तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा, जाकर देख लीजिए
कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है वो तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है, लेकिन देखिए आप जहाँ भी हैं बिल्कुल खामोश हो जाए। आज हमारे बीच जनसुराज के संरक्षक और अभियान के रूहे रवा प्रशांत किशोर की बेतिया में आए हैं। बदलाव यात्रा के दरमियान आज बेतिया का यह तीसरा कार्यक्रम है। इसमें बिहार बदलाव यात्रा जो शताब्दी 11 से चलकर भिन्न भिन्न विधानसभाओं में गया है। आज जोगापट्टी में यह बदलाव यात्रा का सभा आयोजन है। उस मुताबिक में हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं। आप सभी जानने के लिए यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से सारे सवालों का जवाब हमारे बीच जो हमारे रूहरमा हैं, मेरे कारवां हैं प्रशांत किशोर जी, वो आपको देंगे। आप बिल्कुल खामोश हो और दिल खोल कर सवाल कीजिए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अफाक साहब, जिला अध्यक्ष और जिला के सारे वरीय सहयोगी जो आज सुबह से यहाँ आए हैं मेरे से मिलने में, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का भी इस सभागृह में स्वागत, अभिनंदन कि आप लोग इस बरसात में समय निकाल कर आए हैं। जनसुराज को उसकी बात अपनी जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब 50 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में हम लोग जाकर विधानसभा और प्रखंडों के स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आज से 2.5 बरस पहले जब मैंने आप ही के जिले पश्चिम चंपारण के बितिहरवा से पैदल चलना शुरू किया, तब करीब 2.5 बरस पैदल चल के हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में समाज को बताया। ये बताया कि बिहार में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो भ्रष्टाचार है, जो पलायन है, इन मुद्दों को समाज के लोग कैसे एक साथ आकर गांधी और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर कैसे वो इससे एक रास्ता निकाल सकते हैं। सिर्फ बिहार की समस्याओं को नहीं देखा, उस समस्या से निकलने का एक रास्ता भी समाज को बताने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास का नतीजा है कि करीब करीब 5500 गांव में मैं खुद गया, पैदल चल कर गया, और उसके बाद 2.5 बरस में करीब 1 करोड़ लोगों ने यह तय किया कि बिहार में एक बेहतर और सशक्त ईमानदार विकल्प की जरूरत है। और 2 अक्टूबर 2024 को सबने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम आप और हम जनसुराज के तौर पर जानते हैं। 2 अक्टूबर 2024 के बाद से करीब करीब 6 महीने हम लोगों ने उस दल का संगठनात्मक स्वरूप बनाने में लगाया है। आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। आपके पास विधायक मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास सांसद हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सदस्यों के तौर पर जनसुराज आज बिहार का सबसे बड़ा आउटफिट है। भाजपा का यहाँ दावा है कि उनके करीब करीब 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज को 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है, और बनाने के बाद हर महीना करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोग बजाबता 10 रुपया पैसा देकर हर महीना जनसुराज की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। तो पिछले महीने तक करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के लोग जनसुराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जनसुराज पिछले 30-35 साल में पहला ऐसा दल होने जा रहा है जिसने घोषणा की है कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का किसी नेता, किसी दल से गठबंधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से गठबंधन। एक ही एजेंडा है, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। ये दल किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। आपको ये दिख सकता है कि आज प्रशांत किशोर इसके अगुवा के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ वर्षों में वो दौर भी देखेंगे
जब प्रशांत किशोर से भी काबिल लड़के इसी बिहार के मिट्टी से निकलेंगे और वो प्रशांत किशोर से ज्यादा नाम प्रतिष्ठा अपना बेवकूफी का मैडम खुद ही अपने सीने पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं। अब तो सबसे आसान यही, हमको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आना है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होके चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन है, पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था, यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले हैं, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होकर गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। पर है ऊपर भगवान है, भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी है, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो 2 महिला प्रेस के सामने आकर कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपने असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कि उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तो बेतिया में उनके कर्म और कुकर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझे, नहीं तो दिलीप जायसवाल का तो अभी जवाब दे नहीं पा रहे, आप भी उलझ जाइएगा। अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर हैं, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा कि प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए। अब मोदी जी ने घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा, तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा,